नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज लेकर के आ गए नई वीडियो रैपिड रिवीजन चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सारे फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हैं और ये छोटे छोटे की पॉइंट और फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम PYQ को आराम से लगा सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं बोर्ड पे से हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और A4 साइज की शीट पे से पूरा ऐसे डिटेल में उतार लेना। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है और कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले बात करें हम करंट की। एक्चुअल में करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब किसी वायर में चार्ज फ्लो होता है टाइम के साथ, तब जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसे करंट बोलते हैं। करंट बेसिकली दो टाइप की होती है, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेंगे आई से, यूनिट होती है एम्पेयर और एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो इसके पास डायरेक्शन है, तब भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन को जो क्वांटिटी फॉलो करेगी वही वेक्टर होगी, अदरवाइज वो स्केलर होगी, तो इसलिए स्केलर है। अब करंट का फॉर्मूला सिंपल, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कह देंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है देन इट विल बी I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टी टाइम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड किसी फ्रीक्वेंसी से, तब फॉर्मूला विल बिकम आई इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन देन आई विल बी इक्वल टू एन ई एफ। एफ इज फ्रीक्वेंसी। एफ क्यों आया? क्योंकि 1/T फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ फ्रीक्वेंसी आया। अगर इससे भी थोड़ा बढ़ करके क्वेश्चन आया कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तब इसका फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2πr। ये क्यू वी अपॉन 2πr कैसा आया होगा? हमें पता है 1/T है, देखो यहाँ पे टाइम, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या बन जाएगी? 2πr, क्योंकि पेरीमीटर पर रिवॉल्व करेगा, वेलोसिटी v भी ऊपर चला जाएगा। अब यहीं पे बात करते हैं, करंट दो टाइप की होती है, एक एवरेज करंट, एक इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट क्या होगी कि किसी भी वायर में फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। जब चार्ज फ्लो होता है तो कभी ज़्यादा चार्ज आएगा, कभी कम चार्ज आएगा। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यू बतानी होगी कितनी करंट वायर में फ्लो हो रही है, तो हम ज़्यादा के हिसाब से बताए या कम के हिसाब से बताए, ये कंफ्यूजन होता है। तो हमने एक क्वांटिटी डेवलप की जिसका नाम पड़ा एवरेज करंट, और एवरेज करंट की हेल्प से हम बता सकते हैं वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो एवरेज करंट इज नथिंग बट द टोटल चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम। It can be written as I average is equal to Q2 minus Q1 upon T2 minus T1, और we can say I average is equal to delta Q upon delta T। देखो ये वायर है हमारे पास, यहाँ पे Q1 चार्ज है टाइम T1 पे, थोड़ी देर बाद चार्ज Q2 हो चुका टाइम T2 पे, तो यहाँ पे हमने ऐसे लगाया फॉर्मूला। अब अगर एक कॉन्सेप्ट और आता है इंस्टेंटेनियस करंट का। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी कि जैसे किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है और पूछे जाए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे करंट बताओ, तब जो करंट बताएंगे वो होगी इंस्टेंटेनियस करंट। कि जैसे वायर में यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है और मैंने कहा बताओ 0.1 सेकंड में कितनी करंट थी, तो यहाँ ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तो क्या वैलिड होगा? वहाँ होगा इंस्टेंटेनियस करंट का कॉन्सेप्ट, और उसे हम करेंगे I इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T, जहाँ Q क्या होना चाहिए? टाइम का फंक्शन होना चाहिए, हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना होगा तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे? dt को वहाँ ले जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, देन फॉर्मूला विल बिकम Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट लोअर अपर I इंटू डी टी। और अगर हमें चार्ज भी गिवन ना हो और हमें केवल ग्राफ गिवन हो किस किस के बीच में? I और T के बीच में, तो हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, वही हमें चार्ज देगा। तो सिंपल बात यह है, ये पूरा निचोड़ है इलेक्ट्रिक करंट का। अगर इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो हम इन फॉर्मूले से लगा करके उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की, जो कि इस चैप्टर का मेन निचोड़ है, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, मतलब चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे हैं वो अपने पास से ड्रिफ्ट करने लगते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंडक्टर में इस तरह से मूव कर रहा है रैंडमली, आगे पीछे ऊपर नीचे, करोड़ों इलेक्ट्रॉन किसी वायर में होंगे और करोड़ों एक साथ रैंडमली मूव करेंगे। जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उस टाइम उनका टोटल चार्ज 0 है। इसी वजह से कोई भी आयरन की चीज़ को जब टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। लेकिन जैसे हम उसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उससे करंट लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वो रैंडमली मोशन कर रहा था, जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे चलते चलते वो आगे की तरफ को खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, और जो वो आगे की तरफ को खिसकना है इसे बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। और इस ड्रिफ्टिंग की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बट द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वीडी से, यूनिट इसकी mm पर सेकंड होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ये मान लो ये वायर था, हमने एक बैटरी कनेक्ट की, इसमें वी वोल्टेज की रियोस्टेट लगाया जो कि करंट को वेरी कर सकता है, और एक की लगाई तो करंट यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये करंट मतलब चार्ज निकलेगा तो अंदर जाना स्टार्ट होगा, तो चार्ज ड्रिफ्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ जाता है वी डी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टो अपॉन एम, जहाँ टो है रिलैक्सेशन टाइम, है ना। अगर हमें वोल्टेज की टर्म में कैलकुलेट करना हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ई जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो हमने ई की वैल्यू वी अपॉन एल रख दी, तो वी डी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल वी टो अपॉन एम एल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें करंट के फॉर्म में निकालना हो तो इन टर्म ऑफ करंट तो हमें फॉर्मूला मिलेगा ए इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, या आई इज इक्वल टू वी ना नाम रखेंगे हम यहाँ, और एन क्या हो जाएगा यहाँ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जहाँ से चार्ज एंटर करेगा ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो ये तो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात और करंट के टर्म में। अब ये जो टर्म थी इस टॉ का नाम क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। एक्चुअल में रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर के बीच का जो टाइम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है या प्रोटॉन रिलैक्स कर रहा है, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और वो रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट किया जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन था, इसने से टकराया तो इस और इस टक्कर के बीच का टाइम टॉ 1, इस और इस टक्कर के बीच का टाइम टॉ 2, इस और इस टक्कर के बीच का टाइम टॉ 3। देन वी कैन राइट इट एज टॉ एवरेज इज इक्वल टू टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 एंड सो ऑन एन तक डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और आती है, दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, जिनमें से एक का नाम है करंट डेंसिटी और दूसरे का नाम है मोबिलिटी। करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है कि जब करंट किसी वायर में फ्लो होगी तो उसके कितने क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करके जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया कितने क्रॉस कर रहे हैं, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी, करंट डेंसिटी। तो जैसे वायर होगा तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ये एरिया और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसे जी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होगी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको बात करें जे से डिनोट करेंगे, यूनिट इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और एक ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी है। वेयर एज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमने लिखा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई का वैल्यू देखो ये वाला फॉर्मूला आई का यहाँ पे पुट करेंगे तो जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी डी ई एन ए अपॉन ए, वी कैन कट ए बाई ए, तो हमें मिलेगा वी डी ई एन। तो यहाँ से हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म में आ जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो करंट होगी ये इस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर वर्क करनी चाहिए। ये जो एरिया का कंपोनेंट लेना है इसके परपेंडिकुलर लेना है, अलोंग नहीं ले सकते। ऐसी मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी को डिनोट करेंगे म्यू से, और मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि इसे डिनोट करेंगे वी डी अपॉन ई, इसका फॉर्मूला वी डी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रखेंगे, कौन सी, ये वाली। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे माइनस ई कैपिटल ई टो अपॉन एम, और नीचे ई चली रहा था, ई से ई कटा तो ई टो अपॉन एम। चूंकि हमने माइनस साइन हटाया क्योंकि हमें इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव साइन पे डिपेंड नहीं करेगा ये। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल बात यह है कि मान लो किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो कंडक्टर है, इसके अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्कर का टाइम मान लो 1 सेकेंड है, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने की वजह से दोनों की टक्कर का टाइम कम हो जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे। जब वो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। देन वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेस, तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, तो ये बात थी सारी मोबिलिटी की, करंट डेंसिटी की, ये हमें याद रखनी है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जो करंट के पाथ को रोकने की कोशिश करता है, विच ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ करंट, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, डिस्कवरी करी थी ओम ने, तो ओम्स लॉ से आता है V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ एक्चुअल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये डेरिवेशन से आता है। जिसे नहीं पता वो डेरिवेशन वाली फुल वीडियो देख सकता है, मेरी चैनल पे पड़ी है, जा करके वहाँ सर्च कर सकते हैं ओम्स लॉ बाई न्यूमास एकेडमी, तो वहाँ पे पूरी वीडियो मिल जाएगी डिटेल में पढ़ने के लिए। फिलहाल हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, जहाँ m मास होगा इलेक्ट्रॉन का, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और टो रिलैक्सेशन टाइम।
ऐसे ही रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टेंस के जैसी ही है, बस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, रजिस्टिविटी वो डिसाइड करती है। इसकी यूनिट ओम मीटर होगी और इसकी क्वांटिटी स्केलर, और ये रो से डिनोट की जाती है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा m/n², तो बस a ऊपर ऐड कर दो, l नीचे ऐड कर दो। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें, R = V/A रेजिस्टेंस का, और रजिस्टिविटी का रो RA/L, इसे ही ओम्स लॉ कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह, रजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता। मतलब अगर किसी कंडक्टर का वोल्टेज इंक्रीज किया जाए तो रजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या करंट इंक्रीज की जाए तो रजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर वो ओमिक रजिस्टेंस है। तो अगर डिपेंडेंसी की बात करेंगे, रजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है बेसिकली। लेंथ पे, लेंथ बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया पे, एरिया बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस घट जाएगा। और मटेरियल पे, कि मटेरियल वायर किसका बना हुआ है, आयरन का, कॉपर का या सिल्वर का। और तीसरी चीज़ टेम्परेचर पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर। तो मटेरियल का मतलब ये है कि जो हमारे घरों में वायरिंग होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, कॉपर की। हम आयरन की क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आयरन तो और भी सस्ता है, फिर भी हम कॉपर के बनाते हैं। कारण उसका यह है कि अगर हमने आयरन के वायर बना दिए थे, उसके अंदर करंट फ्लो होगी तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो करंट को पूरी की पूरा वही रोक लेगा। तो हीट जनरेट होने की वजह से पूरा वायर गर्म हो जाएगा और पिघल के गिर सकता है या घर में फॉल्ट हो सकता है, तो वायरिंग काम नहीं कर पाएगी। ऑल्दो कॉपर महंगा है, लेकिन कॉपर की रजिस्टिविटी कम होने की वजह से करंट ईजिली फ्लो हो जाती है। अब सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। तो सिल्वर के वायर को नहीं लगाते, क्योंकि सिल्वर के वायर लगाएंगे तो महंगे इतने पड़ेंगे, पता चला इतने का घर नहीं बना, इतने का वायर लग गए। तो इसलिए हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी देखते हैं और रजिस्टिविटी को भी देखते हैं, तो वहीं पे हमने कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की जनरल फॉर्म भी =IR, लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, J = σ × E, जहाँ J करंट डेंसिटी हो जाएगी और सिग्मा कंडक्टिविटी, R होता है रजिस्टिविटी, यहाँ है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, और E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रजिस्टेंस, रजिस्टेंस पाथ को एब्स्ट्रैक्ट करता है, कंडक्टेंस पाथ को क्लियर करता है करंट फ्लो कराने के लिए। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो देख लेते हैं जल्दी से। टेम्परेचर में 3 मटेरियल हमारे पास होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अलॉय। तो कंडक्टर क्या होता है, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर। उसके केस में क्या होगा, अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, अभी बताया था, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो देखो ये रहा रिलैक्सेशन टाइम, जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो रेजिस्टेंस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ इन दोनों के बीच का आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो छोड़ने का मतलब नंबर कटवाने अपने, तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं। इनमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। उसके पीछे का कारण कि वहाँ रिलैक्सेशन टाइम तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यह रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर। अलॉय की बात करें, अलॉय मिक्स होते हैं, है ना, जो बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करके बनाया जाता है, उन्हें अलॉय कहते हैं। जैसे नाइक्रोम, हमारे घर में प्रेस या हीटर होता है, उसका वायर नाइक्रोम का बना हुआ होता है। तो उनका काम क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हो या रजिस्टिविटी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेंगे। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन। अगर बात हमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस निकालना हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे, हमारे पास फॉर्मूला है R फाइनल = R इनिशियल 1 + k अल्फा डेल्टा टी, जहाँ अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, नॉन मेटल के लिए निगेटिव, या सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव, अलॉय के लिए 0 होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बोर्ड में कि निगेटिव किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए, पॉजिटिव मेटल के लिए, ठीक है, या कंडक्टर्स के लिए मतलब। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ। हालांकि इस फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस में तो है ही। अब बात करते हैं आगे की, जिसे बोलते हैं बैटरी, सेल, EMF और टर्मिनल वोल्टेज। तो बैटरी, पहले सेल। सेल क्या होता है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जैसे घड़ी का सेल हमारा होता है, एवरीडे के सेल जो आते हैं बाजारों से, वो वही है। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेलों के साथ जोड़ेंगे तो वो बैटरी बन जाती है। EMF क्या होता है, जब हम कोई सेल बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर जो वोल्टेज लिखे हुए होते हैं उसे EMF कहते हैं। द वोल्टेज विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड EMF। और ऐसे टर्मिनल वोल्टेज, द वोल्टेज ऑब्टेन एट द टर्मिनल ऑफ द सेल इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। और लास्ट बचता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम रिलेशन डेवलप करें EMF में और टर्मिनल वोल्टेज में, तो 2 केस हैं, एक डिस्चार्जिंग वाला जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, एक चार्जिंग वाला। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो EMF वहाँ ग्रेटर होगा, वोल्टेज वहाँ कम होगा। तो
तो उस केस में E इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये इक्विवेलेंट है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। और अगर डिस्चार्जिंग हो रही है उसकी तो वहाँ क्या हो जाएगा, EMF छोटा हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज बड़े हो जाएंगे, तो बीच में माइनस E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। अब यहाँ से हम इंटरनल रजिस्टर में निकाल सकते हैं या करंट में निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेल को कंबाइन करनी है, तो सेल को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मान लो A1 सेल ले रहा, R1 E2 R2, कैपिटल रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा A1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। मतलब अगर सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट EMF डायरेक्टली ऐड करके निकल जाएगा। याद रखिए अगर पोलैरिटी चेंज है, मान लो A1 पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो हमने ऐड कर दिया। लेकिन अगर पहला सेल का पहला टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरे सेल का पहला टर्मिनल नेगेटिव आएगा, तो बीच में नेगेटिव का साइन आएगा। रेजिस्टेंस में नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा, ध्यान रखना, केवल EMF में रेजिस्टेंस का साइन लगेगा। ऐसी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये E1 ये E2, तो इक्विवेलेंट होएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ भी पोलैरिटी का खेल है, रेजिस्टेंस के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट EMF का साइन विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोलैरिटी। अब अगर हम बात करें n नंबर ऑफ सेल अगर हम सीरीज में जोड़ दे, सबका EMF n हो सेम हो, तो अगर n नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्ट कर दे सेम EMF के, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो NE नंबर ऑफ सेल इंटू ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR नंबर ऑफ सेल N, और R इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर यही काम हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E ही रहेगा अनचेंज, जबकि R इक्विवेलेंट N अपॉन R नंबर ऑफ R अपॉन N आएगा, R N अपॉन R नहीं, R अपॉन N है ना। तो R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, N इज नंबर ऑफ सेल। अगर मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रही है किसी सेल में, तो मैक्सिमम पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, EMF स्क्वायर अपॉन 4R, R इज ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम पावर जब भी कंज्यूम हो जाएगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो हमने यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो रखा, E स्क्वायर अपॉन 4R, इसे बोलते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन थ्योरम। अब यहीं पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए अपने दो लॉ दिए थे, जिन्हें बोलते हैं किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ साहब ने दो लॉ दिए, एक लूप लॉ और एक जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ पर उन्होंने बताया कि किसी वायर पे आने वाली करंट का सम जाने वाले करंट के सम के इक्वल होगा, और ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज आ रहा है उतने चार्ज आ रहा है, क्योंकि करंट एक्चुअल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। और ऐसे ही लूप लॉ क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज इंक्लूडिंग रजिस्टर। किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर्स को इंक्लूड करके, उसका सम भी जीरो होगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन में डिपेंड करता है। ये दोनों लोग कहने के लिए हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। तो किरचॉफ लॉ पे अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हैं, वो भी चैनल पर पढ़िए, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे आराम से। अब एक इसके बाद लास्ट चीज़ बचती है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रजिस्टर का रजिस्टेंस फाइंड करने के काम आती है, और उसे एक क्वाड्रिलेटरल शेप में कनेक्ट किया जाता है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बैलेंस है तो दोनों रजिस्टेंस का रेशो, लेफ्ट साइड का रेशो राइट साइड के रेशो के इक्वल होना चाहिए, और उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, बाकी फॉर्मूला याद रखना। तो ये थी हमारा आज रैपिड रिवीजन का पूरा चैप्टर, जो हमने एक आई थिंक 10 से 15 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, बाकी इसके नोट्स बना लेना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। विश ऑल द वेरी बेस्ट। काट दे भाई।